नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब इंट्रोडक्टरी क्रॉप फिजियोलॉजी का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पहला लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं जिसमें मैंने बताया था क्रॉप फिजियोलॉजी की डिफिनेशन बताया था, इसका क्या काम होता है और इसमें हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। ये चीज़ मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप इंट्रोडक्टरी क्रॉप फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर का, पानी का पौधे में क्या रोल होता है, किसी एक पौधे में क्या रोल होता है पानी का, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। देखो क्या कह रहा है, वाटर इज सॉलिड टू बी द लिक्विड ऑफ वाटर, वाटर इज सेड टू बी द लिक्विड ऑफ लाइफ। मतलब कि वाटर को, पानी को एक तरल, जीवन का एक तरल कहा जाता है, ठीक, लिक्विड ऑफ वाटर कहा जाता है। क्यों? बिकॉज लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन organs, environment and the source of evolution. It become fully dependent upon water in a number of way. मतलब कि किसी ऑर्गन के विकास के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी जीव के विकास के लिए इन्वायरमेंटल जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे वाटर हो, पानी हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो या न्यूट्रिएंट हो, ये सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसी में पानी भी कई तरीकों से किसी ऑर्गेनिज्म के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटफुल केमिकल अवेलेबल इन द अर्थ। मतलब पानी एक बहुत अच्छा, बहुत उपयोगी एक केमिकल है जो इस पृथ्वी पर उपलब्ध है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, जिसको हम H2O कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला H2O होता है। द वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सीजन एटम कोवैलेंटली बॉन्ड टू टू हाइड्रोजन एटम। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का 1 अणु हाइड्रोजन के 2 अणु से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि उपसह संयोजक बंध बनाता है। इसी तरीके से बंध बना के क्या बनता है, जल बना होता है। फिर क्या कह रहा है, वाटर हैज स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इनेबल इट टू एक्ट एज ए सॉल्वेंट। वाटर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है, किसी विलायक के रूप में कार्य करता है। मतलब किसी चीज को अपने में घोल लेने का इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। अगर जैसे इसमें शक्कर मिलाया जाए तो शक्कर इसमें घुल जाएगा, नमक मिलाया जाए तो नमक इसमें घुल जाएगा। एंड टू बी रेडली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी ऑफ द प्लांट। और ये क्या करता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट में, चाहे वो जड़ से एब्जॉर्ब कर रहा हो, चाहे स्टार्च पत्तियों में बना रहा हो, तो ये जितने भी चीजें पौधे में ट्रांसपोर्ट होती हैं, पौधे के सेल के अंदर, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, जल करता है। दिस प्रॉपर्टी डिराइव्ड प्राइमरली फ्रॉम द पोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ये होता क्यों है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का एक पोलर टाइप की क्वालिटी होती है। इसी वजह से ये क्या करता है, अपने आप को सभी चीजों में घोल लेता है, सभी चीजों को अपने आप में घोल लेता है और एक जगह से दूसरी जगह पे ये ट्रांसपोर्ट करके उन चीजों को पहुंचा देता है। अब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट। मतलब कि वाटर का प्लांट में क्या महत्व है। वाटर टिपिकली कंसिस्ट 80 to 95% ऑफ मास ऑफ द ग्रोइंग टिश्यू। मतलब कि किसी विकसित होते हुए, विकास होते हुए ऊतक में पानी कितना होता है, 80 से 95%, यानी कि बहुत ज्यादा भाग पानी का होता है। वाटर इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, इसमें 90 से 95% क्या होता है, पानी होता है। सेल के पूरे वेट का लगभग 90 से 95% पानी ही होता है। और क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर
प्रोटोप्लाज्म बिकम इनएक्टिव एंड इवन किल्ड। अगर पानी की अनुपलब्धता हो जाए, यानी कि पानी किसी सेल से निकाल दिया जाए, तो प्रोटोप्लाज्म या तो इनएक्टिव हो जाएगा या तो निष्क्रिय हो जाएगा, और अगर पानी निकाल दिया जाए तो वो मर भी सकता है। पानी की कमी से पौधे जैसे सूख जाते हैं तो उनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डेड हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म के डेड होने से सेल डेड होता है, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इसलिए पूरा एक सीक्वेंस में ये सब डेड हो जाते हैं। अल्टीमेटली वी कैन से द लैक ऑफ द वाटर प्लांट में डाई। अब अगला क्या कह रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम। ये किसी पौधे में इतने प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, फैटी एसिड, ये सब क्या पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। लॉज, और ये क्या होते हैं, ये जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं ये अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं अगर पानी निकाल दिया जाए। अगर प्रोटीन में से पानी निकाल दो या कार्बोहाइड्रेट में से पानी निकाल दो तो क्या हो जाएगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर जाएंगे, मतलब कि ये सब भी पानी के बिना नहीं हो सकते। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, इन सब के लिए भी पानी आवश्यक है। वाटर पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। पौधों में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें वाटर उपयोग किया जाता है। जब हम वाटर पौधे लेते हैं तो उसी वाटर के थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए जो एनर्जी पौधों को चाहिए वो एनर्जी बनाते हैं। तो इसलिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑर्गेनिक एसिड डिपेंड अपॉन हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कई फॉर्म में पाया जाता है, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, इन तमाम फॉर्म में पाया जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, इस सब फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से माल्टोज या ग्लैक्टोज या सुक्रोज में बदलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये जल जब इसमें जाता है, मिलता है, तो दो ग्लूकोज बांड को मिला के और तीसरा कोई डाइसेक्राइड बना लेते हैं। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। वाटर जो होता है वो रेस्पिरेशन के रेट को भी बढ़ा देता है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगर पानी पौधे में ज्यादा होगा तो पौधे ज्यादा पानी उत्सर्जित करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, वाटर के द्वारा ट्रांसपिरेशन रेट भी जो होता है, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों तेज हो जाता है। रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। सीड रिस्पिरेट फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो पौधे होते हैं, सीड जो होता है, बीज जिसको हम उगाते हैं, अगर पानी उपलब्ध है तो वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अब क्या है, और आगे क्या है, प्लांट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। वाटर इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। वाटर जो होता है ये हाइड्रोजन एटम का सोर्स होता है। जो हाइड्रोजन होता है ये वाटर में पाया जाता है। H2O लिखा होता है, H2O, तो इसमें जो H होता है ये हाइड्रोजन एटम का ये सोर्स होता है। और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करने में सहायक होता है। फोटोसिंथेसिस जब क्रिया होती है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और उस रिडक्शन को कराने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। वाटर जो होता है एक विलायक के रूप में कार्य करता है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अपने में किसी भी चीज को घोल लेता है, जैसे शक्कर हो गया और नमक हो गया और बहुत सी चीजें हैं, ये सब अपने में ये घोल लेता है। एक्ट एज ए कैरियर ऑफ मेनी सब्सटेंस। और ये विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस का जो पौधे में पाए जाते हैं उनका कैरियर का काम करता है, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। पौधे में किसी एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। इट फॉर्म द मीडियम इन व्हिच सेवरल रिएक्शन टेक प्लेस। और ये एक मीडियम देता है रिएक्शन करवाने के लिए। रिएक्शन करवाने के लिए एक वातावरण ये प्रदान करता है किसी पौधे में। अब वाटर प्रेजेंट इन द
वैक्यूल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। ये क्या होता है, वाटर किसी सेल में टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके सेल को फूलने और पिचकने के लिए, नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि हम फूलने और पिचकने के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होगा। अगर वाटर ज़्यादा रहेगा तो सेल स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। वाटर कम होगा तो सेल टर्जिट हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। और वाटर हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट, ये जो इसमें जो विलेय हो जाते हैं, सॉल्यूट का मतलब विलेय, मतलब जो घुल जाता है। जैसे अगर पानी में शक्कर घुल रहा है तो शक्कर जो है वो सॉल्यूट है, और जो ये है जो ये पानी है इसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के जो शरबत बनेगा उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये सॉल्यूट को ट्रांसलोकेट करता है, मतलब कि एक जगह से कोई विलेय अगर उसमें घुल गया तो एक जगह से दूसरी जगह पर उसको पहुंचा देगा। इट इन ट्रॉपिकल प्लांट्स, मतलब जो गर्म क्षेत्रीय जो पौधे होते हैं, वाटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मल रेगुलेशन। इसमें जो गर्म क्षेत्र में पौधे उत्पन्न होते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट जो कोस्टल एरिया में उगाए जाते हैं, उसमें पौधे के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी महत्वपूर्ण होता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, द इलांगेशन फेज ऑफ द सेल ग्रोथ डिपेंड ऑन एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर। मतलब किसी भी सेल के इलांगेशन के लिए, मतलब उसको लंबा होने के लिए, बड़ा होने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। अगर जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा सेल उतना ही वो बढ़ेगा। अब देखो वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सॉल्वेंट होता है, ये हर चीज को अपने में, कुछ चीजों को अपने में मिला लेता है। जैसे अब ऐसा ना कहने लगना कि सर जी ये तो फैट को नहीं मिला पाता, कुछ चीजों को ये मिला लेता है अपने में, कुछ चीजों के लिए सॉल्वेंट का काम करता है। और इसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है ज्यादा होती है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है। मतलब अगर हम तेल को गर्म करें तो तेल जल्दी से गर्म हो जाएगा, जबकि पानी गर्म होने में टाइम लगता है। इसीलिए कभी सोचा पानी में हम क्यों नहीं पूड़ी बना सकते, पानी उबाल के पूड़ी उसमें नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं, कितना भी गर्म कर लो, और 100 से ऊपर जाएगा नहीं तो पूड़ी तैयार नहीं होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि रिफाइंड में हम पूड़ी बनाते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा होने की वजह से इसका टेम्परेचर 0 से 100 के बीच में ही रहता है। समझ गए? अगर माइनस में जा रहा है तो ये बर्फ बन जाएगा। तरल रूप में ये 0 से 100 के बीच में ही रहता है। हाई लेटेंट हीट, इसकी लेटेंट हीट जो होती है वो हाई होती है, 540 कैलोरी लगभग ऊष्मा लेता है, तभी इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वृद्धि होती है। मतलब इतनी कैलोरी जब ऊष्मा दोगे तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान बढ़ेगा। कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी, इसमें संसंजन और अछंजन की क्षमता होती है। ठीक, अब हाई सरफेस टेंशन, इसके जो सतह का टेंशन होता है, इसकी सतह का जो तनाव होता है जिसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, ये भी ज्यादा होता है। और इसका हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, इसका जो होता है टेंसल स्ट्रेंथ भी हाई होता है। स्टेबलाइज टेम्परेचर, ये जैसे स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर क्या करता है कि अगर लाइट कम है तो उसको ज्यादा कर देगा और ज्यादा है तो उसको कम कर देगा, यानी कि उसको एक स्टेबल करेगा, इसको नियंत्रित करेगा। तो इसी तरीके से ये स्टेबलाइज करता है टेम्परेचर को। ठीक, ट्रांसपेरेंट टू विजिबल रेडिएशन, ये होता है क्या, ट्रांसपेरेंट होता है किसी विजिबल रेडिएशन में, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब अगला क्या है, स्लो विस्कोसिटी, इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत स्लो होती है। अब पौधा प्लांट को कैसे हेल्प करता है, हाउ इट हेल्प इन प्लांट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि चाहे वो जड़ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना हो, मिट्टी से चाहे न्यूट्रिएंट लेना हो, या जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू पत्तियों में जो स्टार्च बना है, जो प्रोड्यूस बना है, उसको पौधे के और भागों तक पहुंचाने के लिए ये क्या होता है, एक मीडियम का काम करता है, कैरियर का काम करता है, ट्रांसलोकेशन का ये काम करता है। अब देखो क्या कह रहा है, वाटर प्ले एक क्रूशियल रोल, वाटर जो होता है एक बहुत क्रूशियल रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
इन द लाइफ ऑफ प्लांट, पौधे के जीवन में। फॉर एवरी ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, प्रत्येक ग्राम ऑर्गेनिक मैटर मेड बाय द प्लांट अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम वाटर। मतलब 1 ग्राम अगर आपको ऑर्गेनिक मैटर पौधे से लेना है, 1 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर अगर पौधा बनाता है तो उसके लिए लगभग वो 500 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब करता है जड़ से। अगर 500 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब करे 1 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा। बाय द रूट ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लांट बॉडी एंड लॉस टू द एटमॉस्फेयर। अब ये 500 ग्राम जो लेगा वो पौधा अपने पूरा रख नहीं लेता है, इसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकाल देता है। लगभग 95% पानी बाहर निकाल देता है, 5% अपने उपयोग के लिए रखता है। ठीक, इवन स्लाइट इम्बैलेंस इन द फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के फ्लो में अगर पौधे में वाटर का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इसमें अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाए, थोड़ा सा भी असमंजस हो जाए तो क्या होता है, कैन काजेस वाटर डिफेक्ट्स एंड सीवियर मालफंक्शनिंग। तो क्या होगा कि पौधे में मालफंक्शनिंग हो जाएगी, यानी कि कोई डिजीज उत्पन्न हो सकती है या उसके जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं पौधे की वो पूर्णतया अच्छे तरीके से चल नहीं पाएंगी। अब आगे क्या कह रहा है, थस एवरी प्लांट मस्ट डेलिकेटली बैलेंस इट्स अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर। इसीलिए प्लांट जो होते हैं ये इसको बहुत डेडिकेटली, मतलब बहुत ही उत्सुकता पूर्वक, बहुत ही डेडिकेटेड मैनर में पौधे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको लॉस भी करते रहते हैं ट्रांसफरेशन के थ्रू। ठंडी में कम करेंगे, गर्मी में ज्यादा करेंगे, मतलब जैसे टेम्परेचर होगा टेम्परेचर के हिसाब से पौधे इसके ट्रांसलोकेशन की रेट को घटाते बढ़ाते रहते हैं। समझ गए। अब देखो, पानी का पौधे के अंदर जाना या किसी एक सॉल्यूशन से किसी एक मीडियम में जाना, ये होता क्या है, 3 तरीके से होता है। या तो डिफ्यूजन से होगा, या तो ऑस्मोसिस से होगा, और या तो इम्बिबिशन से होगा। अब देखो क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का मूवमेंट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब कि किसी मटेरियल का सेल के अंदर जाना या सेल के बाहर आना, टेक प्लेस इन ए सॉल्यूशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड फॉर्म। ये गैस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में दोनों में होता है। जैसे भी मैंने बताया कि किसी चाहे गैस हो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, कोई एक गैस दूसरे गैस से मिक्स हो रही हो, या कोई लिक्विड एक दूसरे लिक्विड से मिक्स हो रहा हो, तो ये सब किससे होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। अब देखते हैं हम डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन की हम परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा रंग लो, क्या, एक लाल लाल पाउडर लो जो होली में रंग लगाने के लिए लिया जाता है, वो लो, और 1 गिलास पानी रखो। जब 1 गिलास पानी में उस पाउडर को थोड़ा सा ऐसे डालोगे पैकेट से, तो क्या होगा, पानी में जैसे पड़ेगा तो बिल्कुल एक जगह, जैसे मान लो ये पानी है, ये पड़ेगा यहाँ जैसे मान लो डाल दिया, यहाँ से पानी था, यहाँ तुमने डाला तो एक बैग यहाँ ऐसे लाल लाल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये लाल बिना कुछ किए अपने आप पूरे पानी में फैल जाएगा और एक सा रंग हो जाएगा। और ये प्रक्रिया थोड़ा जल्दी से हो जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को हिला देते हैं जल्दी से। तो ये होता कैसे है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। देखो जैसे मान लो ये लाल रंग डाला गया, ये पानी था, अब ये क्या हुआ, पूरे पानी में समान रूप से फैल गया। देखो कह क्या रहा है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। कहने का मतलब किसी, चाहे कोई पार्टिकल हो चाहे कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई मॉलिक्यूल हो, उसका हायर कंसंट्रेशन से यानी कि ज्यादा सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले की तरफ में जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हो, जिसकी उनकी सघनता उनकी कंसंट्रेशन कितनी सघनता है, कितना कंसंट्रेट है। अब देखो यहाँ पे जो वाटर के उसके जो मॉलिक्यूल है रंग के, मान लो ये रंग है, तो इस रंग के जो मॉलिक्यूल हैं देखो एक साथ ऐसे कितने एक दूसरे में सटे हैं, और यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे उनका कंसंट्रेशन लोअर है, यहाँ पे उनका कंसंट्रेशन कम है, ठीक, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है।
तो यहाँ से ये इस तरफ को भागेंगे, बाहर की तरफ भागेंगे और धीरे धीरे ये पूरे पानी में फैल जाएंगे। यानी कि किसी भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज फास्टर देन लिक्विड एंड सॉल्यूट्स। कहने का मतलब है कि जो गैस में होता है डिफ्यूजन ये सबसे तेज होता है। अगर हम किन्हीं दो गैसों को मिलाएंगे तो वो बड़ी जल्दी से मिल जाएंगे, किसी दो तरल को मिलाएंगे तो ये भी मिलेंगे लेकिन थोड़ा गैस से धीमे मिलेंगे, और अगर हम सॉलिड को मिलाएंगे तो ये और धीरे होंगे। मतलब सबसे ज्यादा तेज कौन सा होगा? गैस होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? लिक्विड होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? सॉलिड होगा। तो सबसे तेज गैसों में डिफ्यूजन होती है। इसको याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट इज फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लाइक लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो ये आपको याद रखना है। द डिफ्यूजन पार्टिकल्स हैव ए सर्टेन प्रेशर कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रेशर। अब ये जो डिफ्यूजन होता है, ये पानी, ये जो मॉलिक्यूल है ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ आ रहा है तो कोई प्रेशर लग रहा है तभी तो बाहर आएगा। कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बल लग रहा है। तो ये जो बल है ये प्रेशर का ही एक रूप है। प्रेशर को हम बल भी कहते हैं। जैसे बल बराबर दाब बटा क्षेत्रफल, तो दाब है उसमें, दाब यानी प्रेशर है, तो ये बल का एक वो है, ठीक। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा ही बल लगाएगा। तो ये जिस बल से ये मॉलिक्यूल इस पानी में आके मिक्सचर हो रहे हैं उसी बल को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। और ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिफ्यूजिंग पार्टिकल। मतलब कि जितना ज्यादा सघनता से ये मॉलिक्यूल होंगे अंदर उतना ही ज्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा और उतना ही ज्यादा ये प्रेशर उत्पन्न करेंगे। ये बहुत ज्यादा जो सघन रहेंगे तो बहुत ज्यादा इनमें डिफ्यूजन प्रेशर लगेगा, और अगर ये थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो इनमें कम डिफ्यूजन प्रेशर लगेगा। और जितना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर रहेगा उतना ही तेज विलय होने की क्रिया होगी। मतलब कि रंग पहले जब स्टार्टिंग में डालते हैं तो एक बैग तुरंत ही जैसे हम डालेंगे तुरंत ही वो पूरे पानी में फैल जाएगा। जैसे शक्कर अगर हम पानी में घोलें तो जैसे हम शक्कर डालेंगे, केवल हम पानी में डाल दें शक्कर और उसमें अगर चम्मच से थोड़ा सा लेके पिए तो हमको लगेगा कि इसमें शक्कर पड़ा है, केवल डाल भर देने से। और बाकी पूरा अगर हमको सॉल्यूट करना है तो उसको हमें झलना पड़ेगा, और या तो हमको उसे गर्म भी करना पड़ेगा। जैसे चाशनी बनाते हैं तो हम गर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है? ये होता है सब डिफ्यूजन, ये जब सेल में होता है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ये भी एक डिफ्यूजन ही है जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। देखो क्या कह रहा है? द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, किसी विलेय मॉलिक्यूल का किसी एक सॉल्यूशन में मूवमेंट होना यानी डिफ्यूजन होना थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम प्लाज्मा झिल्ली। इसको हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके थ्रू जो होता है क्या कि ये जो सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा कि यहाँ का पानी इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन, हाई टेंशन है इस मॉलिक्यूल का, और यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो होता क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है कोई भी चीज डिफ्यूजन में। तो हायर कंसंट्रेशन इधर पानी का ज्यादा है और इधर पानी का कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पानी कम है और यहाँ पानी ज्यादा है, इस जगह पे पानी ज्यादा है, इस जगह पे पानी कम है। तो क्या होगा कि इधर से पानी इसमें आ जाएगा और इसका तल यहाँ ऊपर बढ़ जाएगा, लेकिन इसका कंसंट्रेशन तो ज्यादा है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं इस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं इनका कंसंट्रेशन कम है। तो इस मॉलिक्यूल को यहाँ भी तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ ये मॉलिक्यूल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो मॉलिक्यूल को एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने नहीं देती है। केवल जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, इसी को
एक जगह से दूसरी जगह अपने में आर पार होने देती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। सम टाइम इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का ही एक रूप है, बस केवल अंतर इतना है कि इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच से जो होता है मॉलिक्यूल या पार्टिकल का मूवमेंट होता है। इन केस देयर आर टू सॉल्वेंट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन सेपरेट बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें वही लिखा है कि मतलब दो प्रकार के कंसंट्रेशन है, एक हायर कंसंट्रेशन एक लोअर कंसंट्रेशन, और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये सेपरेटेड किए गए हैं। द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम द less concentrated soluble into the more concentrated solution till both the solution attain equal concentration। ये प्रक्रिया तब तक होती रहती है ऑस्मोसिस की जब तक यहाँ का और यहाँ का कंसंट्रेशन बराबर नहीं होता। अब यहाँ का कंसंट्रेशन और यहाँ का कंसंट्रेशन देखो दोनों जगह का बराबर हो गया, पानी का भी और मॉलिक्यूल का भी दोनों का कंसंट्रेशन यहाँ बराबर हो गया, तो क्या हुआ, अब ऑस्मोसिस की क्रिया इसमें रुक गई है। अब अगला क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस प्रेशर के थ्रू ऑस्मोसिस होती है, जैसे जब मोमेंट होगा, अभी मैंने बताया कि जब मोमेंट होता है किसी मॉलिक्यूल का या पार्टिकल का, तो उसके पीछे कोई ना कोई बल काम करता है, कोई ना कोई प्रेशर लगता जरूर है, ठीक। तो एक प्रेशर लग रहा है, तो जो प्रेशर लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट the two solution may be semi permeable as pressure is developed in solution to the process by the dissolved solution in it। मतलब जो इसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं उसी के थ्रू इसमें एक प्रेशर डेवलप होता है, और इसी प्रेशर की वजह से जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में मूवमेंट होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब देखो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है इसको एटमॉस्फेयर में हम क्या करते हैं, मापते हैं। इसका मेजरिंग यूनिट जो है एटमॉस्फेयर है, इसको हम एटीएम में मापते हैं। अब ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन के, यानी कि कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ही कंसंट्रेशन को हम घटाएंगे उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर धीरे धीरे घटता रहेगा। ये जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक। अब मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन इन प्योर सॉल्वेंट। मतलब कि ज्यादा कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन होता है वो हायर होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं। प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है कंसंट्रेशन किसमें, हायर सॉल्यूशन में, ठीक, समझ गए। अब देखो इंडो ऑस्मोसिस, इसको हम अंतःपरासरण कहते हैं। इंडो ऑस्मोसिस वही ऑस्मोसिस है, अगर कोई चीज अंदर आ रही तो इंडो ऑस्मोसिस और बाहर जा रही है तो उसको एक्सो ऑस्मोसिस। इसको समझते हैं, देखो कैसे। द लिविंग प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन वाटर बाय हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जैसे मान लो कि किसी प्लांट की एक सेल है, प्लांट की ये कोई एक सेल है, इसको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला जाता है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब इसको डाल दिया जाएगा, ये मान लो प्लांट सेल है, इसको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया गया। अब इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो यहाँ पे वाटर होगा, ये वाटर इसके अंदर, इस सेल के अंदर जाने लगेगा, इस सेल के अंदर ये सॉल्यूशन जाने लगेगा। तो ये सेल क्या होगी, धीरे धीरे ये स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखो एक्सो ऑस्मोसिस, जब इसको ये किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो क्या होगा कि इस सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक। तो ये सेल जो होगी ये धीरे धीरे पिचक जाएगी, सिकुड़ जाएगी, टर्जिट हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, क्या क्या महत्व है ऑस्मोसिस का प्लांट में। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर अब्सॉर्ब बाय रूट फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस। कैसे, सॉइल से जो वाटर अब्सॉर्ब होता है किसी पौधे में,
वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। देखो समझो, ये है क्या, देखो ऐसे समझो, ये है एक पौधा, ठीक, इस पौधे की ये जड़ है, ये मिट्टी में है, यहाँ अंदर नीचे मिट्टी है। अब यहाँ पे मान लो पानी है, क्या है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी का सोल्यूशन जो कंसंट्रेशन है वो लो है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, और ये जो पौधे की ये मान लो जड़ है तो इसमें कंसंट्रेशन हाई है। तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो क्या होगा, ये जो पानी है इसके अंदर चला जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया नहीं था, उसमें ऐसे ऑस्मोसिस हो रहा था, तो यहाँ से पानी यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो पानी यहाँ ऊपर चढ़ गया था, तो यहाँ पे यहाँ तक आ गया था। अभी देखो यार, मैंने यही बताया है, ये देखो इसमें ये बढ़ गया है ऐसे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसी के थ्रू जो बाहर का सॉइल का पानी होता है वो जड़ में, पौधे की जड़ों में चला जाता है। समझ गए, सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है जिससे सॉइल से पानी पौधे की जड़ में पहुंचता है। अब सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस डिसॉल्व इज इन्वॉल्व ऑस्मोसिस। ये क्या होता है, किसी एक सेल से किसी दूसरे सेल में, किसी एक सेल से, मान लो ये दो सेल है, इन दोनों सेल के बीच में जो पानी का जो सॉल्वेंट का जो ट्रांसफर हो रहा है ये भी किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। मतलब इनके बीच में जो कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूवमेंट होती है कि हाँ थोड़ा सा पानी इसके, थोड़ा सा इसका जीव द्रव्य इसमें चला गया, थोड़ा सा इसका जीव द्रव्य इसमें चला आया, तो ये किसके थ्रू होता है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। जो स्टोमेटा होता है पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आता है, ये जो स्टोमेटा होता है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा का खुलना और स्टोमेटा का बंद होना, ये भी बहुत हद तक ऑस्मोसिस पे ही डिपेंड होता है। ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से टर्जिटी ऑफ द सेल, हेंस द शेप ऑफ द फ्रॉम ऑर्गेनिज्म मेंटेन। इसमें क्या होता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू ही किसी सेल की टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी मेंटेन होती है, यानी कि पौधे किसी सेल का सिकुड़ना या फूलना जो होता है ये ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है। समझ गए, जैसे अभी मैंने बताया नहीं था कि हाँ ये सेल के अंदर पहुंच गया पानी और ये सेल के बाहर निकल रहा है। अब देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट टू ड्रॉट एंड फॉर्स रेजिस्टेंट, इसकी वजह से ऑस्मोसिस प्रेशर की वजह से ही क्या आता है, पौधों में सूखे के प्रति सहनशील क्षमता आती है, सूखे को ये रेजिस्टेंट कर पाते हैं। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये सूखे के प्रति जो पौधा होगा ये रेजिस्टेंट हो जाएगा। टर्जिडिटी ऑफ द सेल ऑफ ए यंग सीडलिंग अलाउ देम टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। ये जो टर्जिडिटी होती है किसी सेल की वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होती है, और इसी टर्जिडिटी की वजह से ही कोई सीड जो होता है वो मिट्टी में दबे होने के बाद भी मिट्टी के नीचे से ऊपर तक अपने अंकुर को फेंक देता है। जैसे मान लो यहाँ ये सॉइल की सरफेस है, यहाँ नीचे एक सीड पड़ा है, अब ये मिट्टी को चीरता हुआ ऊपर आके निकल जाएगा। तो ये किस की वजह से होता है, टर्जिडिटी ऑफ सेल की वजह से होता है। और टर्जिडिटी ऑफ सेल होती किसकी वजह से है, ऑस्मोसिस की वजह से होती है। अब देखो, जो अभी मैंने बताया था हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक बताया था, एक हाइपरटोनिक बताया था सॉल्यूशन। तो इसको याद ऐसे कर सकते हो कि लोग कहते नहीं है कि तुम बड़ा इतने हाइपर काहे हो रहे हो, मतलब इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो, इतने हाइपर काहे हो रहे हो, यानी हाइपर मतलब गुस्सा, इतना गुस्से में काहे, इतना हाइपर काहे, जैसे अभी कोई गुस्सा हो जाता है तो लोग कहते नहीं इतना हाइपर काहे हो रहे हो, तो ये हो गया हाइपर। हाइपरटोनिक का मतलब हायर मोर कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूशन हो जो ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाई, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू होते हैं, अभी मैंने पहले बताया। तो हाइपर से याद कर सकते हो, हाइपर से हाई, और हाइपो जो होता है, एक हाई हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक हाइपर मतलब हाई, हाइपर से गुस्सा, हाइपर हाइपर हो रहे हो, गुस्सा काहे हो रहे हो, गुस्सा में क्रोध ज्यादा, तो ये हो गया हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब लो,
एक अगर हाई हाई हो गया तो दूसरा लो कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये दोनों हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, आइसोटोनिक। इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता ही नहीं है, मतलब इनमें जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, जैसे मान लो इसका और इसका, इन दोनों का अगर कंसंट्रेशन बराबर होगा तो क्या इसमें ऑस्मोसिस होगी? नहीं होगी। तो जब ऑस्मोसिस नहीं होगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब इम्बिबिशन, इसको हम अंतःशोषण भी कहते हैं। इम्बिबिशन का एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल है ये मटर है। ये सूखी सूखी मटर थी, रात भर पानी में भीगा रहा है और ये मोटा सा हो गया, फूल गया। चना भी यही होता है जो हम भिगो के खाते हैं, शाम को ऐसे ऐसे पिचका पिचका रहेगा, सुबह ऐसे फूल के गोल गोल हो जाएगा चना। तो ये होता है इम्बिबिशन के थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो पानी, जिसका जो कंसंट्रेशन होता है, इसका कंसंट्रेशन लो होता है, मतलब यहाँ पे पानी कम है। एक चने का सीड है तो इसमें कंसंट्रेशन, पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी बहुत कम है। 10% ही सीड में पानी होता है, वाटर की मात्रा केवल 10% से भी कम होती है, समझ गए। और यहाँ पे जब हम पानी में डालेंगे तो यहाँ पानी, ढेर सारा पानी है, तो क्या होगा, ये पानी इस सीड में घुस जाएगा। तो जब ये पानी इसके अंदर आएगा तो ये क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये फूल के बड़ा सा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं। अब देखो, इम्बिबिशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इम्बिबिशन नहीं होगा तो सीड में जर्मिनेशन नहीं होगा, बीज जमेगा ही नहीं। इसको जो हम खेत में डाल देते हैं, खेत में हम जब सोइंग करते हैं सीड की, तो जो खेत में मिट्टी होती है उस मिट्टी में पानी का कंसंट्रेशन लो होता है, क्योंकि वहां ढेर सारा पानी है, और इस सीड के अंदर पानी कम होता है, इसीलिए पानी का कंसंट्रेशन वहां लो होता है। तो हायर कंसंट्रेशन के से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाता है और सीड में पानी आ जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है और सीड फूल जाता है। फूल जाता है तो उसकी जो बीज चोल होता है उसका वो फूल जाता है और कमजोर पड़ जाता है, जिससे उसके जो अंकुर होते हैं वो फूटकर बाहर निकल जाते हैं। तो अगर पानी नहीं सूखेगा प्लांट तो क्या होगा, अंकुरण भी नहीं होगा। अंकुरण के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब आया है प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि मान लो एक कोई ये सेल है और एक ये पानी है। अब इस पानी में इस सेल को डाल दिया गया और यहाँ का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ का कंसंट्रेशन लो है, यहाँ का कंसंट्रेशन हाई है, मतलब यहाँ पे पानी की मात्रा जो है वो कम है और यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पे पानी की मात्रा, ये पानी की मात्रा है ये दोनों, और ये क्या है, कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे अगर पानी की मात्रा कम रहेगी और यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो क्या होगा कि इसका जो हायर कंसंट्रेशन है, यानी कि पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज मूव करती है, तो यहाँ से पानी बाहर की तरफ चला आएगा। तो अंदर जो पानी है वो सेल शेप के रूप में है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये कोशिका द्रव्य से पानी बाहर निकल आता है। इसी वजह से क्या होता है, वो जो सेल होती है ये सिकुड़ जाती है, ऐसे पिचक जाती है। जैसे कि जब हम बहुत देर तक पानी में रहते हैं तो हमारे जो हाथ होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। जो सेल के अंदर का जो पानी होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, बाहर की तरफ निकल आता है। तो हाथ का जो पानी होता है थोड़ा बाहर की तरफ चला आता है, इसीलिए हाथ हमारे लगते हैं जैसे सिकुड़ गए हैं। उसकी ऊपर की जो त्वचा होती है अजीब टाइप से हो जाती है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है प्लाज्मोलाइसिस का। अब एडवांटेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का क्या इंपॉर्टेंट है, इट इंडिकेट्स द सेमी परमेबल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेमी परमेबल होने का एक सबूत होता है। क्यों? क्योंकि एक सेल से अगर पानी बाहर आ रहा है या सेल में पानी अंदर जा रहा है तो यानी कि ये सेमी परमेबल है, कुछ हद तक अंदर बाहर इसमें हो सकता है, इसका एक सबूत देता है। इट इज यूज टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सेल शेप के ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए आवश्यक होता है। प्लाज्मोलाइसिस इज यूज इन द साल्टिंग मीट। जैसे मान लो ये मीट है और ये फिश है, एक फिश है, ये मीट है और ये फिश है। अगर इसको हम
साल्ट में डाल देंगे, नमक के घोल में रख देंगे, नमक में रख देंगे, तो क्या होगा, ये मछली का जो मछली के अंदर जो पानी होता है वो बाहर निकल आएगा, नमक में आ जाएगा, क्योंकि नमक में जो पानी का कंसंट्रेशन है वो लो है, पानी वहाँ कम है, और मछली के अंदर जो पानी है वो ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। जैसे पानी होता है ऊपर से नीचे की तरफ बह के आता है, उसी तरीके से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा और पानी मछली का बाहर निकल जाएगा। तो मछली का जब पानी बाहर निकल जाएगा तो मछली क्या होगी, सूख जाएगी। इसी तरीके से जो सिरका अचार बनाते हैं, इसको भी हम सुखा लेते हैं कायदे से। सुखा लेने से उसमें फंगल डेवलपमेंट नहीं होता है, फंगस उसमें जल्दी नहीं लगते हैं। इसी वजह से जो जैम जेली बनाते हैं उसमें हम शुगर का सोल्यूशन डाल देते हैं। अब वो देखो कैसे होता है, ये हायर कंसंट्रेशन है किसका, एक शक्कर है, और ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन का है मुरब्बा। अब इसमें क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मुरब्बे में क्या आएगा, चाशनी भर जाएगी, ठूस ठूस के चाशनी भर जाएगी, तो जिससे क्या होगा कि फंगस का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर हम वैसे अभी आंवले को कुछ दिन तक रख दें, एक महीने तक, तो वो बिल्कुल खुखवा जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी। लेकिन अगर हम किसी सॉल्यूशन में कायदे से रख रहे हैं, चाशनी में करके रख रहे हैं, या उसका अचार बना के तेल में उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं, तो क्या होगा, वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का चैप्टर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर द अटेंडिंग माई क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको और भी इसी टाइप से वीडियो मिलती रहे। पूरा एग्रीकल्चर में आपको यहाँ डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ सके और मैं और भी वीडियो बनाता रहूं। इस समय कुछ व्यू भी कमा रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएंगे। इतना तो कर ही सकते हो आप सब। सक्सेस विथ स्मार्ट लर्निंग विथ सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्मार्ट लर्निंग विथ सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।